हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर लॉजिक्स एकेडमी। सो दोस्तों, चैलेंजिंग एल्गोरिथम की सीरीज़ में हमने आपको जो चैलेंजिंग एल्गोरिथम के लिए जो मैंने एल्गोरिथम आपको दी थी पिछले सेशन में, पिछली वीडियो में, तो उस वीडियो में आपने एल्गोरिथम को सॉल्व किया होगा या फिर एल्गोरिथम को सॉल्व किए होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर सही निकाला होगा और हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम रही हो, कुछ लोगों को। तो आज हम लोग चैलेंजिंग एल्गोरिथम की सीरीज़ में जो क्वेश्चन हमने दिए थे उन्हीं के टर्म में आज हम उन क्वेश्चंस का या उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके आए हैं। तो आज उन एल्गोरिथम को आज हम सल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एल्गोरिथम हम डिज़ाइन करेंगे या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एक एक करके सल्यूशन जो है आज हम लोग रिटर्न करेंगे और एक एक सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसके बारे में मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके। सो स्टूडेंट, पहली जो प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम थी वो ये है कि टू फ्रेंड्स डिसाइड हु गेट्स द लास्ट स्लाइस ऑफ ए केक बाई फ्लिपिंग ए कॉइन 5 times. So the first person to win 3 flips win the cake, and input of 1 means player 1 wins a flip and 2 means player 2 wins a flip. So design an algorithm to determine who takes the cake. तो आप लोगों ने स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया होगा। तो चलो इसको हम स्टूडेंट इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों, दो दोस्त हैं, एक सिक्के को 5 बार उछाल कर तय करते हैं कि केक का आखिरी टुकड़ा किसे मिलेगा। 3 फ्लिप जीतने वाला पहला व्यक्ति केक जीतता है। एक इनपुट का मतलब है कि खिलाड़ी 1 एक फ्लिप जीतता है और 2 का मतलब है खिलाड़ी 2 एक फ्लिप जीतता है। केक कौन लेता है यह निर्धारित करने के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इनपुट हम एक नंबर लेंगे, वो नंबर अब प्रोसेस जो होगा वो रिपीट करेंगे काउंट नंबर 5 times। मतलब हम एक कॉइन लेंगे, उसको रिपीट करेंगे 5 times और वहाँ पर कॉइन जो होता है उसके हेड और टेल आएंगे। तो हेड का मतलब है 1 और टेल का मतलब है 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे एल्गोरिथम रिटर्न की जाती है उसी के रिगार्डिंग में हम लोग एल्गोरिथम को रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एल्गोरिथम जब भी आप रिटर्न करते हैं तो सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। तो स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पर इंटर द वैल्यू ऑफ n का मतलब है कि कोई नंबर है, उस नंबर को हम लोग टॉस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम काउंटर i इक्वल टू 0 लेंगे, p1 इक्वल टू 0 लेंगे और p2 इक्वल टू 0 लेंगे। p1 का मतलब है हेड और p2 का मतलब है टेल। यहाँ पर काउंटिंग जो भी आएगी, नंबर ऑफ काउंटिंग जो आएगी वो p1 में स्टोर होगी और p2 में स्टोर होगी। तो p1 पहले वाले पर्सन के लिए है और p2 दूसरे पर्सन के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट इनपुट ए नंबर इन बिटवीन 0 और 1 वाइल यूज़ करेंगे। काउंट लेस इक्वल टू 5, रिपीट स्टेप 5 to 11। अगर हमारे पास काउंट जो है जब तक p1 और p2 की वैल्यू 5 से नीचे है तब तक उसको हम रिपीट करते रहेंगे। देखिए इनपुट n लेंगे तो n इक्वल टू 1, देन p1 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है। अब n इक्वल टू 0, देन p2 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा 5 times कॉइन जो है वो हम टॉस नहीं कर देते। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या होगा कि अगर p1 की वैल्यू p2 से बड़ी है तो प्लेयर 1 केक लेगा। ठीक है, लास्ट स्लाइस। और अगर p1 की वैल्यू p2 से छोटी है तो वो प्लेयर 2 विन्स करेगा और वो हमारी लास्ट स्लाइस को लेगा। इसके बाद राइट एन एल्गोरिथम फॉर ए लूप दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ए सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये प्रॉब्लम इजी भी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे लिए कहा गया है कि कोई भी लूप चलाना है जो तो एक नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो करने हैं वो एक नंबर ऑफ़ टाइम्स में आपको लूप चलाना है। तो नंबर ऑफ़ टाइम्स में लूप चलाने के लिए आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, आप n ले सकते हैं। तो यहाँ पे n नंबर के लिए भी हम चला सकते हैं लूप और 10 times भी हम लूप चला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप 1 में वी वांट टू एग्जीक्यूट ए फॉर लूप फॉर n times और 10 times। अब n टाइम्स चला लो या 10 टाइम्स चला लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इसके बाद देन द लूप स्ट्रक्चर विल बी एज फॉलोज फॉर i इक्वल टू 1 to n। ठीक है ना।
अब कोई भी लूप होगा वो एक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो 1 to n तक ही हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या 1 to n में कोई वैल्यू हो सकती है, 1 से 10 तक हो सकता है। ये जो लूप का प्रोसेस है वो मल्टीपल टाइम हमारा रन होता रहेगा, या लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे हमारा ये कंडीशन जो है 10 की या 20 हम जो लूप की कंडीशन दे रहे हैं, जैसे हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आफ्टर दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि राइट एन एल्गोरिथम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग, आस्क ए यूजर टू एंटर ए नंबर, if the number is between 5 and 15, write the word green. If the number is between 15 and 25, write the word blue. If the number is between 25 and 35, write the word orange. If it is any other number, write the at all colors are beautiful. तो स्टूडेंट इसमें हम लोग इफ एल्स को यूज़ करके एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, और वो एल्गोरिथम जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कितनी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, जिसको आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि कोई भी नंबर में इनपुट करेंगे। अब नंबर को यहाँ पे हम 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक कंडीशन हमारी होगी कि अगर 5 जो भी नंबर है, अगर 5 से छोटा है और 15 से बड़ा नंबर कोई यूज़र 5 और 15 के बीच में नंबर इनपुट करता है, तो वो हमारी मशीन जो है वो प्रिंट करेगी ग्रीन। ओके, अगर नंबर यूज़र 15 से 25 के बीच में इनपुट करता है तो हमारी मशीन ब्लू प्रिंट करेगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई यूज़र हमारे नंबर को 25 और 35 के बीच इनपुट करता है तो हमारी मशीन ऑरेंज प्रिंट करेगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे, इन 3 कंडीशन के बीच में जो नंबर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे जो भी मैसेज हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अब 5 और 35 के अलावा जो नंबर होंगे अगर इनपुट किए जाएंगे या यूज़र इनपुट करेगा, तो मशीन हमारी क्या प्रिंट करेगी, ऑल कलर आर ब्यूटीफुल। तो हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे, एल्स इफ़ के साथ इस एल्गोरिथम को राइट करेंगे, लेकिन एल्स इफ़ के बाद बाय डिफ़ॉल्ट में हम एल्स पार्ट में ऑल कलर आर ब्यूटीफुल डिज़ाइन करके दे देंगे, उसको इनपुट कर देंगे। तो ये आपने देखा कि ये इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। ये एक अनदर मेथड है, वही तरह से मेथड है जिसको आप देख सकते हो और इसको आप समझ सकते हो। समझने के बाद वही सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये था, प्रॉब्लम ये थी कि सपोज यू आर कलेक्टिंग मनी फॉर समथिंग, सो यू नीड 200 इन ऑल, यू आस्क योर पेरेंट्स, अनलेस पेरेंट्स, अंकल and aunt as well as grandparents, different people may give either 10, 20 or even 50, you will collect till the total become 200, right? स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है कि आपको एल्गोरिथम लिखनी है। तो एल्गोरिथम में ये है, प्रॉब्लम ये है कि आपको जो भी एल्गोरिथम दी गई है लिखनी है, उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि आपको 200 रुपये कलेक्ट करने हैं, और वो 200 रुपये 10, 20 और 50 के फॉर्म में आप अपने पेरेंट्स के साथ में कलेक्ट कर सकते हो। पेरेंट्स का मतलब है अंकल से ले सकते हैं, या फिर आंट से ले सकते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर फैमिली मेम्बर में जो भी हो उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी हमारी मनी है वो मनी हमारी 10 और 20 और 50 के फॉर्म में होनी चाहिए, और वो 200 टोटल मनी होनी चाहिए, या फिर 200 से कम हो सकती है या इक्वल हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे जब सोल्यूशन सबसे पहले एल्गोरिथम को रिटर्न करते हैं तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट से शुरू करने के बाद हमने क्या किया, एक हमने टोटल मनी नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, जिस वेरिएबल में हमने शुरुआत से उसमें 0 मनी स्टोर कर दी। देखिए टोटल मनी यहाँ पर एक वेरिएबल है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे एक बॉक्स है, बॉक्स में हम लोग मनी को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉक्स है वो टोटल मनी नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ करेंगे, जैसे जैसे मनी उसको मिलती जाएगी वो उसमें कलेक्ट करके इनपुट करता जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल मनी है, जैसे ही हमारी लेस इक्वल 200 हो जाएगी, वैसे ही हमारी प्रॉब्लम जो है वो हमारा जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब जैसे ही ये 200 से ऊपर हो जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, या कंडीशन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब टोटल मनी है, वो हमारे टोटल मनी को हम लोग एक मनी नाम से भी हम एक वेरिएबल लेंगे, जहाँ पर हम मनी को हम मनी में इनपुट करेंगे, और टोटल मनी में 0 है तो अब टोटल मनी में 0 करके हम इसको मनी प्लस टोटल मनी जो भी आएगी उसको कलेक्ट करके टोटल मनी में इसको हम कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस जो है तब तक डन होगा जब तक हमारे पास 200 रुपये कलेक्ट नहीं हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा। अब हम हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। उस प्रॉब्लम को देखने के बाद आप नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी 5 है, और ये प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट, प्रॉब्लम इज़ दैट इन ए पार्टी ऑफ n people, only one person is known to everyone.
such a person may be present in the party. If yes, he does not know anyone in the party. We can only ask question like does A know B, find the stranger means celebrity in the minimum number of questions. We can describe the problem input as an array of numbers characters representing person in the party. We also have a hypothetical function have acquaintance a comma b which return true if a no b false otherwise. How can we solve the problem? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मल्टीपल मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा एक मेथड है जिसको हम जानते हैं कि यूजिंग रिकर्सन मेथड से कर सकते हैं या फिर हम इसको स्टैक के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग रिकर्सन मेथड से हम पहले करते हैं इसको सॉल्व। तो यूजिंग रिकर्सन मेथड के अकॉर्डिंग वी कैन डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर इंस्टेंस। इस प्रॉब्लम को हम मल्टीपल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि इफ़ वी नो सेलिब्रिटी ऑफ n-1 पर्सन। अब एक सेलिब्रिटी ने किसी पूरी पार्टी में से अगर सेलिब्रिटी जो भी हैं टोटल सेलिब्रिटी n है, अब उसमें से n में से हमारा वो जो पर्सन है वो पर्सन हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब टोटल हमारे पास कितने सेलिब्रिटी बचेंगे? n-1 सेलिब्रिटी बचेंगे। तो कैन वी एक्सटेंड द सोल्यूशन टू n? वी हैव टू पॉसिबिलिटी सेलिब्रिटी n-1 मे नो n और n already know celebrity n-1. In the former case, n will be celebrity if n does not know anyone else. In the later case, we need to check the celebrity n-1 does not know. तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये करना है कि जो भी हमारे सेलिब्रिटी हैं तो उन सेलिब्रिटी में से बचे हुए सेलिब्रिटी जो हैं वो n-1 है। उन्हीं में से एक जो सेलिब्रिटी है वो हर बंदे को 2 बंदों को वो टच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉलर इंस्टेंसेस ड्यूरिंग डिवाइड स्टेप ऑन द वे बैक वी फाइंड द सेलिब्रिटी from the smaller instance during combined stage. Check whether the return celebrity is known to everyone and he does not know anyone. The recurrence of the recursive decompose. देखिए जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 2 सेलिब्रिटी जो होंगे वो किसी भी 2 सेलिब्रिटी को जानते होंगे। इसका मतलब यहाँ पर है Tn=Tn-1 प्लस On और Tn=On2। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस एल्गो को देख सकते हैं। इसके बाद ये अनदर मेथड भी है, इसको भी आप देख सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। ये स्टैक के द्वारा दिया गया मेथड है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम होती है, बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम। तो टावर ऑफ हनोई की जो प्रॉब्लम है, अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो इसको हम एक टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम का नाम की एक वीडियो बनाएंगे या बनाया है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, जिसको आप वीडियो को आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको एल्गोरिथम समझाएंगे और एल्गोरिथम बताएंगे। तो आप टावर ऑफ हनोई के लिए हमारा वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर टावर ऑफ हनोई की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सॉल्यूशन टू द 3 डिस्क इन टावर ऑफ हनोई। मान लीजिए एक टावर है, उसके लिए 3 डिस्क उसमें दी गई हैं, तो उन 3 डिस्क को हमें क्या करना है, एक दूसरी डिस्क है, दूसरा टावर है, उस टावर में वो 3 डिस्क हमें एज इट इज़ ट्रांसफ़र करनी है। जबकि कंडीशन दिया गया है कि जो भी मिशन है, द मिशन इज़ टू मूव ऑल द डिस्क टू सम अनदर टावर विदाउट वायोलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट। फर्स्ट रूल ये है। सेकेंड रूल ये है कि ए फ्यू रूल टू बी फॉलोड for tower of Hanoi are so only one disk can be moved among the tower at any given time, so only the top disk can be removed, no large disk can sit over a small disk। ये कंडीशन है कि यहाँ पे हम कुछ कंडीशन हैं जिनको हमने इसमें दिया हुआ है। इस तरह से भी आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ रूल ऑफ टावर ऑफ हनोई। So tower of Hanoi is a mathematical puzzle where we have consist of 3 peg or rod or tower with n disk placed one over the other. So the objective of the puzzle is to move the stack to another peg or rod or tower following this simple rule। यहाँ पर 3 जो रूल हैं उन्हीं 3 रूल को फॉलो करते हुए आपको 3 रॉड्स एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांसफ़र करनी है। रूल कौन से हैं? रूल ये है कि ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम, मतलब एक डिस्क आप एक ही बार में ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा रूल ये है कि ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट ऑन top of the another stack, so this can only be moved if it is the uppermost disk on the stack। मतलब कि आप छोटी डिस्क पर के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते हैं, बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क रख सकते हैं। तो दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो ये है। इसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि आप कोई भी डिस्क
मूव करोगे तो इफ़ देयर आर n डिस्क देन वी कैन सॉल्व द गेम इन मिनिमम 2 की पावर n माइनस 1 मूव। अगर हमारे पास 3 डिस्क हैं तो 3 डिस्क का मतलब है कि 2 की पावर n माइनस 1 मूव्स हमें करने ही होंगे। तो यहाँ पर अगर n इक्वल टू 3 डिस्क हैं तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल कितने मिनिमम मूव्स रिक्वायर्ड होंगे, तो मिनिमम मूव रिक्वायर्ड होंगे 3 डिस्क के लिए 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हम एल्गो को यूज़ करेंगे। लेकिन इस एल्गो को देखने के पहले हम यहाँ पे इस दूसरी जो हमारी मेन एल्गो है उसको हम देखेंगे। उसके बाद तुमको ये प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। देखिए पहला क्या कहता है कि ये जो डिस्क है इस डिस्क को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास इफ़ n इक्वल टू 1, ठीक है ना, देन अगर n इक्वल टू 1 है, अगर एक ही डिस्क है तो वो सिंपल सी एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ 2 डिस्क है या नंबर ऑफ़ 3 डिस्क है तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जब भी आप डिस्क को मूव करोगे तो डिस्क को मूव करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये होगा कि हमारे लिए जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर जो ये एल्गोरिथम दी गई है इसी एल्गोरिथम को आपको फॉलो करना है। इस एल्गोरिथम को जब आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर होगा मूव्स n माइनस डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्स। ऑक्स मतलब ऑक्सिलरी टावर है, एक सोर्स टावर है एक ऑक्सिलरी टावर है, तो n माइनस डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी। फिर मूव nth डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फिर इसका मूव n माइनस 1 डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर जो भी ये एल्गोरिथम है तो इस तरह से आप इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद यहाँ देखेंगे इसकी एल्गोरिथम के लिए हमने एक जो टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम हमने बनाई हुई है वहाँ पर आपको ये एल्गोरिथम बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है, बिल्कुल एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो जो वीडियो है या जो भी एल्गो है वो इसी एल्गो को फॉलो करते हुए ये सारे आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। आउटपुट कैसे जनरेट हो रहे हैं ये चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये एल्गो आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क 1 मूव फ्रॉम A टू C, फिर डिस्क 2 मूव फ्रॉम A टू B, फिर डिस्क 1 मूव फ्रॉम C टू B। ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है, ये सारा प्रोसेस हमने टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम में बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है। वहाँ पर आप देखिएगा उस वीडियो का और आपको 100% 110% टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। फिर आप जीवन में कभी टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम भूलेंगे नहीं। और ये चाहे 2 डिस्क के लिए हो या फिर 10 डिस्क के लिए हो या 100 डिस्क के लिए हो, वही सेम जो एल्गोरिथम है उसमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। वही 3 स्टेप आपको चाहे जितनी डिस्क आपको यूज़ करनी है वो सारी डिस्क आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये हमारा जो एल्गोरिथम थी, आप इस एल्गोरिथम को देखिए, सोल्यूशन देखिए, और सोल्यूशन के बाद अब हम बात कर रहे हैं दूसरी एल्गोरिथम की। वो एल्गोरिथम है राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट ऑल मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 10 एंड 25। यहाँ पर ये जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम हमारे लिए हमें नंबर जो हैं वो 5 के टर्म में हमें 10 और 25 के बीच के नंबर प्रिंट करने हैं और वो 5 के डिविजिबल नंबर हों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको नंबर देना है 10 टू 25 के बीच का। अब नंबर जो भी आप इनपुट करेंगे वो 5 से डिवाइड करना है। अगर वो रिमाइंडर उसका 0 आता है तो वो हमारा नंबर प्रिंट होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमारा क्या है कि वो नंबर प्रिंट नहीं होगा। जैसे हमने नंबर लिया 15, तो 15 क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास 10 और 25 के बीच में 2 नंबर प्रिंट होंगे, 15 और 20, ठीक है। तो 15 और 20 हमारे ये एल्गोरिथम हमारी हो जाएगी। स्टूडेंट आप लोगों को और भी अब हम लोग वीडियो चैलेंजिंग एल्गोरिथम के रिगार्डिंग में हम वीडियो का दूसरा पार्ट लाएंगे, चैलेंजिंग एल्गोरिथम पार्ट 2। उसमें और भी चैलेंजिंग एल्गोरिथम होंगी तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और आप भी इसको दोबारा से देखें। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिटर्न करें और राइट करें, या फिर मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू आपको मैं क्लास लेके ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सी पढ़नी है या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है या फिर डेटाबेस पढ़ना है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, तो आप इसके रिगार्डिंग आप उससे ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की C और DS की क्लास हमारी चल रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने लिए एक अलग से क्लास के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास जो है वो आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करा दी जाएगी। तो आप C और DS या जावा या DBMS की क्लास आप ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।